हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है स्वतः जननवाद जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, दोस्तों इसके अगेंस्ट अपने एविडेंसेस पेश किए और उन एविडेंस के आधार पर इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी अतः स्वतः जननवाद गलत है, अतः ऐसा संभव ही नहीं है। ये कोशिश की इन्होंने। तो हम देखते हैं कि किन साइंटिस्टों ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी यानी कि स्वतः जननवाद के विरुद्ध अपने एविडेंसेस पेश किए। देयर वर मैनी साइंटिस्ट्स हु डिस्प्रूव्ड दिस थ्योरी। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों साइंटिस्ट्स रहे हैं जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया और उसके विरुद्ध अपने तथ्य पेश किए। इनमें फर्स्ट नाम आता है हमारा फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के विरुद्ध अपने तथ्य पेश किए और एक्सपेरिमेंट के साथ ये सिद्ध किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी संभव ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों सेकंड हमारा आता है लाज़ारो स्पेलेंज़नी। सर लाज़ारो स्पेलेंज़नी इन्होंने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के विरुद्ध तथ्य पेश किए। दोस्तों फ्रांसिस्को रेड्डी के बाद इनका विरोध किया गया। तो दोस्तों हमारे सेकंड पे थे नीडहेम। साइंटिस्ट नीडहेम थे। इन्होंने क्या है इसके फेवर में, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी इसके फेवर में एक एक्सपेरिमेंट दिया नीडहेम जी ने। और इसके विरुद्ध एक्सपेरिमेंट किन्होंने दिए? फ्रांसिस्को रेड्डी, लाज़ारो स्पेलेंज़नी और सबसे फेमस जो रहे वो थे लुईस पास्चर जी। ओके दोस्तों, अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो एक्सपेरिमेंट दिए उनको डिटेल में पढ़ेंगे, लाज़ारो स्पेलेंज़नी को पढ़ेंगे और लुईस पास्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी साथ में पढ़ेंगे कि जो नीडहेम जी थे इन्होंने फ्रांसिस्को रेड्डी का विरोध करते हुए कैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को सही बताया। हम देखते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो एक्चुअली में है क्या है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है दोस्तों? ये थ्योरी कहती है कि लाइफ अराइजेज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम सिर्फ एक लाइन में पूरी की पूरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को समझना चाहें तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है दोस्तों? लाइफ अराइजेज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मैटर। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी एक्चुअली में ये कहती है कि जो जीव हैं, कोई भी जीव जो इस धरती पे उत्पन्न हुआ है वो क्या है, डिकेइंग मैटर से या फिर पहले नॉन लिविंग थिंग्स। उसमें आप नॉन लिविंग में कुछ भी लगा सकते हो दोस्तों, कोई भी मेटल, पत्थर लगा सकते हो, वाटर लगा सकते हो, जो भी नॉन लिविंग। इन्होंने ज़्यादातर डिकेइंग मैटर के ऊपर बात की थी। डिकेइंग मतलब सड़ता हुआ मैटर, कि जो लाइफ है वो डिकेइंग मैटर से या नॉन लिविंग थिंग से उत्पन्न हुई है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये कहती है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो दोस्तों उसका विचार सबसे पहले एरिस्टोटल जी ने रखा था। एरिस्टोटल आप सभी जानते हैं, अरस्तु। ठीक है दोस्तों, इनका इस थ्योरी का एरिस्टोटल ने जब ये थ्योरी दी, इसके सपोर्टर भी बहुत थे, आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ ये सब कुछ। और इसके बाद दोस्तों इसका खंडन भी हुआ और इनको सपोर्ट भी किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। तो दोस्तों इनका जो खंडन करने वाले थे, इसको डिस्प्रूव करने वाले थे जो, उनमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस्को रेड्डी। तो हम देखते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी ने कौन सा एक्सपेरिमेंट पेश किया और किस आधार पर यह कहने की कोशिश की कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती या उसको डिस्प्रूव कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों इन्होंने एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क में मांस का टुकड़ा रखा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मीट रखा। तो दोस्तों जो मीट था वो फ्लास्क के अंदर पुट कर दिया इन्होंने। आफ्टर पुट इट ही
पुट इट ओपन इन द एयर। इन्होंने क्या दोस्तों, एयर में इसको ओपन छोड़ दिया, खुले में रख दिया। इसके बाद इसमें देखा गया कि जो ये फ्लास्क था, इस फ्लास्क के अंदर जो मक्खियों का लार्वा था, मक्खियों का दोस्तों मैगेट बोलते हैं उसको, मैगेट याद रखना। तो जो इनका लार्वा था, यहाँ पर मक्खियाँ हैं ये काफ़ी सारी, यहाँ पर काफ़ी सारी मक्खियाँ आ गई मांस के ऊपर, और यहाँ पर इन्होंने लार्वा दिया, लार्वा, और लार्वे से और मक्खियाँ पैदा हुई। लार्वे से क्या हुआ दोस्तों, और फ्लाइज पैदा होगी, यहाँ पर और फ्लाइज आ गई। तो दोस्तों यहाँ से क्या पता चला, जब हमने इस फ्लास्क को ओपन छोड़ा तो यहाँ पर बाहर से फ्लाइज आई और उन्होंने यहाँ पर लार्वा दिया, और लार्वे से क्या हुआ दोस्तों, और फ्लाइज उत्पन्न हुई। यानी कि जब हमने इस फ्लास्क को ओपन छोड़ दिया तो यहाँ पर फ्लास्क में फ्लाइज उत्पन्न हुई, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। अब देखते हैं दोस्तों, फ्रांसिस्को रेड्डी ने सेकंड फ्लास्क में भी, नंबर 2 फ्लास्क में भी ऐसे ही मीट का टुकड़ा रख दिया, लेकिन इन्होंने इस फ्लास्क को कॉर्क से बंद कर दिया। इन्होंने इस फ्लास्क पे कॉर्क लगा दी और इन्होंने क्या किया, इसको सील कर दिया कॉर्क के साथ। अब दोस्तों जो बाहर की एयर थी वो अंदर नहीं जा सकती थी। ठीक है दोस्तों, वो अंदर नहीं जा सकती थी। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने ये कॉर्क लगाने से पहले इसको स्टेरिलाइज किया पूरी तरह से। स्टेरिलाइज क्या होता है दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड विद फायर। ठीक है, इन्होंने आग से गर्म करके हीट की सहायता से सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया और इसको पूरी तरह से स्टेरिलाइज कर दिया। पूरी तरह से स्टेरिलाइज करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे या बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करते थे वो पूरी तरह से डेड हो गए, और उसके बाद इन्होंने इसको सील कर दिया विद कॉर्क। कॉर्क के साथ सील करने के बाद दोस्तों इन्होंने पाया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं हुई। अब दोस्तों थर्ड जो फ्लास्क था, इसमें भी इन्होंने सेम मीट का टुकड़ा रखा और इस फ्लास्क को इन्होंने मलमल के कपड़े से ढक दिया। ही कवर्ड इट विद गॉज। ठीक है, गॉज के साथ ढक दिया, मलमल के कपड़े के साथ। तो दोस्तों इन्होंने पाया कि डायरेक्टली जो फ्लाइज थी वो डायरेक्टली अंदर नहीं जा पाई यहाँ मीट के टुकड़े पे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बैठी वो यहाँ पर बैठने से यहाँ लार्वा पैदा हुआ मलमल के कपड़े के ऊपर, और जो लार्वा था वो कुछ दिन बाद नीचे गिरा, और नीचे गिरने से यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मलमल के कपड़े से एयर पास हो रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन के आने से यहाँ पर जो लार्वा पहुँचा और उसको यहाँ से मीट से क्या हुआ दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स मिले। न्यूट्रिशन के मिलने के बाद उसने ग्रो करना स्टार्ट किया, ऊपर से यहाँ से एयर भी आ रही थी यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ कि जब हमने इसको खुले में ओपन छोड़ा तब तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, लेकिन जब हमने इसको सील कर दिया पूरी तरह से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुए। इससे क्या प्रूव किया फ्रांसिस्को रेड्डी जी ने? फ्रांसिस्को रेड्डी जी ने इससे प्रूव किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जो लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट ओनली थ्रू प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, लाइफ कम्स फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि अगर यहाँ पर प्री एग्जिस्ट करती है लाइफ तो लाइफ होगी, अदरवाइज लाइफ नहीं होगी। अगर डायरेक्टली दोस्तों मैं कहूँ, अगर यहाँ पर कोई जीवित जीव है तो उसी से नया जीव पैदा होगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों इस आधार पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया, और जो एरिस्टोटल जी थे इनका डायरेक्टली विरोध किया इन्होंने। आपने पढ़ा कि किस प्रकार स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का विरोध करते हुए उसके विरुद्ध एविडेंस पेश किए फ्रांसिस्को रेड्डी जी ने। लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी के ठीक बाद जोहन निडम ने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी उसके फेवर में एविडेंस पेश किए। इन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो स्वतः चलने वाला प्रोसेस है, कि अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों देखते हैं जोहन निडम जी ने किस प्रकार अपने विचार रखे। ही चैलेंज्ड द रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। जोहन निडम ने फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट को चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि लाइफ एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के फेवर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट पेश किए और एविडेंस भी दिए। इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में इन्होंने ग्रेवी डाली, ग्रेवी या ब्रॉथ, इन्होंने ब्रॉथ डाली। ब्रॉथ क्या होता है दोस्तों, तरी, जिसको हम तरी बोलते हैं। हिंदी बेल्ट के जो भी हमारे 9 से 10 स्टेट हैं उन सभी स्टेट्स में लगभग जो ग्रेवी होती है उसको क्या बोलते हैं, तरी बोलते हैं दोस्तों। तरी क्या होता है, जिसे शोरबा कहते हैं हम, अगर उर्दू अरबी में बोलें शोरबा। वेजिटेबल सूप होता है दोस्तों, वेजिटेबल सूप पीते हैं आप, वो क्या है, एक ग्रेवी है, तरी है, आम भाषा में हम उसे तरी बोलेंगे। तो इन्होंने तरी बोली। तरी क्या थी दोस्तों, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हुई। इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क में तरी डाली, इस तरी में ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स थे, इस तरी में ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सभी थे इस ग्रेवी में। तो दोस्तों इस ग्रेवी को इन्होंने फ्लास्क में डाला और इन्होंने देखा, इस फ्लास्क को इन्होंने ओपन छोड़ दिया। ओपन छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या, इस ब्रोथ में माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि नए जो बैक्टीरिया थे या माइक्रोब्स थे या किसी प्रकार के भी ऑर्गेनिज्म थे वो पैदा हुए, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने सेकंड फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में इन्होंने सेम ग्रेवी डाली और सेम ग्रेवी को डालने के बाद इन्होंने फ्लास्क को बंद कर दिया। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने फ्लास्क को सील किया ग्रेवी डालकर और इन्होंने यहाँ पर इसको बॉईल भी किया। बॉईल करने का इनका पर्पस था, इन्होंने बॉईल किया ताकि जो ये ग्रेवी है इसमें से ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाएं, मर जाएं। इन्होंने बॉईल करने के बाद इस फ्लास्क को सील कर दिया कोरक के साथ। कोरक के साथ सील करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, फ्लास्क को इन्होंने कुछ दिनों तक छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने देखा द ग्रेवी अपीयर्ड क्लियर फ्रॉम लाइफ आफ्टर बॉइलिंग। ठीक है दोस्तों, आफ्टर बॉइलिंग जो ये ग्रेवी थी इसमें लाइफ किसी भी तरह की एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इन्होंने इस फ्लास्क को सील करके छोड़ दिया और इन्होंने कुछ दिन बाद पाया कि इस फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए। ठीक है दोस्तों, इस फ्लास्क में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले इस फ्लास्क में आगे जाके। तो दोस्तों इन्होंने क्या सिद्ध किया कि यहाँ पर जब बॉईल करने के बाद किसी तरह की लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और हमने इसको कोरक के साथ पूरी तरह से ढक भी दिया था, तो इसमें
कुछ दिनों बाद देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए। तो दोस्तों इन्होंने इस आधार पर सिद्ध किया कि लाइफ एक स्वतः चलने वाला प्रोसेस है। इसका ये सील करने से या बॉईल करने के बाद किल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने अपने आधार पे ये साबित कर दिया, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का इन्होंने फेवर किया, इसके फेवर में इन्होंने एविडेंस पेश किया। दोस्तों यहाँ हुआ क्या है, जो ध्यान देने वाली बात है उसको ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने इस ग्रेवी को बॉईल किया। एक्चुअली में ग्रेवी में पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है दोस्तों, ग्रेवी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। इन्होंने इसको पूरी तरह से बॉईल किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने स्टेरिलाइज नहीं किया पूरी तरह से, लेकिन कॉर्क से इसको ढक दिया। मान लेते हैं दोस्तों बाहरी एनवायरमेंट्स के देयर वॉज नो एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट टू इनसाइड ऑफ द फ्लास्क। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बॉईल करने के बाद भी आपको पता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत हॉट एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ, इन्होंने इसको इसके अंदर वाले पोर्शन को पूरी तरह से स्टेरिलाइज नहीं किया। स्टेरिलाइजिंग क्या होता है दोस्तों, किल ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इन्होंने स्टेरिलाइजिंग नहीं की यहाँ पर, ठीक है, पूरी तरह से जीवाणु विनाश नहीं किया यहाँ पर। अगर पूरी तरह से जीवाणु रहित इसको फ्लास्क होता तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। लेकिन इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, इन्होंने अपना तथ्य पेश किया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को राइट सिद्ध किया, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ आया होगा आपको। आगे हम तीसरे साइंटिस्ट को देखेंगे कि उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी है उसके विरुद्ध किस प्रकार अपने एविडेंस पेश किया और किस प्रकार ये साबित करने की कोशिश की कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी गलत है। इसके फेवर में जॉन नीडम और इसके विरुद्ध एविडेंस पेश करने वाले फ्रांसिस्को रेड्डी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लज़ारो स्पेलंजानी।